है। एसएन सिंह है, बीजेपी से प्रवक्ता है। सबसे पहले प्रोफेसर भुवन जोशी जी के पास में आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सपा की एक और रणनीति यहां पर फेल होती दिखाई दे रही है, जाट लैंड को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, किस रणनीति के सहारे मैदान में सपा उतरेगी? देखिए हमारा ये मानना है, जिसे आप जाटलैंड कह रहे हैं, उसको मैं कहता हूँ किसान लैंड। देश के किसानों की प्रमुख लैंड, गन्ना बेल्ट आप कह सकते हैं। और उसमें हम देख पा रहे हैं, जो प्रश्न था, चौधरी चरण सिंह जी को लगातार भारत रत्न की मांग माननीय अखिलेश यादव जी और हमारी पार्टी लगातार करती रही, और देश ने भी देखा किस प्रकार माननीय जयंत चौधरी जी का अपमान योगी सरकार में हुआ, किस प्रकार उनको लठ मारने का काम बुलंदशहर में हुआ। और हमने देखा अजीत सिंह जी ने एक छोटी सी बात कही थी भारतीय जनता पार्टी से कि यहाँ पर मेरी कोठी पे चौधरी चरण सिंह की यादें बसी हुई हैं, और तो क्यों उनका सामान को फेंका जा रहा है। उन्होंने गुहार लगाई थी उस समय की तत्कालीन सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन तब उनकी बात को नहीं सुनने का काम हुआ। और मैं आज आपके चैनल में आने से पहले दीपशिखा जी उस बात को भी देख पा रहा था, जो ट्वीट माननीय जयंत सिंह चौधरी जी ने करा था, और उन्होंने कहा था कि लखीमपुर का किसान नरसंहार को भूल मत जाना। और आज मुझे उनकी बात बहुत याद आ रही है, क्योंकि आज लखीमपुर को तो हम याद रखा ही है, क्योंकि वो जो ऐसी मिसाल पेश करी गई कि गृह राज्य मंत्री का बेटा भारतीय जनता पार्टी का थार लेके किसानों को कर देता था, उस बात को माननीय जयंत चौधरी जी ने उठाया। उस बात को तो बिल्कुल ठीक बात थी वो, लेकिन आज उनके साथ वो मिल गए हैं जो लोग अत्याचार करते थे, जो भावनाएं खराब करते थे किसानों के प्रति, जाटों के प्रति जो दुर्भाव रखते थे। किस प्रकार एक जाट नेता को आंदोलन में रोना पड़ा, 750 किसान मारे गए। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और चलिए, ये तमाम प्रश्न मैं पूछूंगी बीजेपी से भी, आरएलडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपसे जो मेरा सवाल था वो ये, क्योंकि आपने कहा कि जाटलैंड नहीं, आप किसान बोलेंगे, तो किसानों के लिए विपक्ष का भले लड़खड़ाते ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब एकता जरूर दिखाई दे रही है विपक्ष में, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई वैकल्पिक नक्शा भी कोई पेश नहीं किया जा रहा है। विपक्ष अगर आरोप लगाता है कि रोजगार नहीं दे रही है सरकार, तो विपक्ष ये क्यों नहीं बताता कि उनके पास रोजगार देने के लिए क्या तरीके होंगे? अगर विपक्ष आरोप लगाता है कि महंगाई बढ़ चुकी है, तो विपक्ष अगर सरकार में आता है तो उनके पास प्रबंधन क्या होगा, जो दाम है उन्हें कम करने को लेकर? कुछ ऐसा वैकल्पिक नक्शा भी विपक्ष की तरह से सामने नहीं आ रहा है। आपके तमाम आरोपों का जवाब भी मैं लूंगी तमाम प्रवक्ताओं से। जी देखिए दीपशिखा जी, अभी जो विपक्ष का जो कर्तव्य है, 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों ने हमको मुख्य विपक्षी दल चुना है। हमारे नेता विपक्ष के नेता हैं, और वहां की जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे कुछ कमियां रही 2022 में, जिसकी वजह से चाहे वो एएमएम का आना है भारतीय जनता पार्टी के साइलेंट पार्टनर के रूप में, चाहे आदरणीय बहन जी का आना है, तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि उन कमियों पे हम लोगों ने मंथन करा है। और जब ये प्रदेश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव खड़ा है, और हमारे नेता ने जो नारा दिया, अभी हम उसको लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और वो नारा है पीडीए का, और पीडीए प्लस इंडिया मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त करेगा। चलिए, आपके जो पिछले सवाल हैं उनका मैं जवाब ले लेती हूँ। सबसे पहले एसएन सिंह जी के पास में आना चाहूंगी। एसएन सिंह जी, जिस तरीके से आरोप यहाँ पर एक बार फिर से लगा है, भले ही सपा की ओर से जो प्लान किया गया वो यहाँ पर जाट वर्सेस जाट का भी काम आता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो विपक्षी एकता लड़खड़ाते हुए खड़ी हो रही है, उससे भी इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी ने जो लक्ष्य दिया है, बहुत बड़ा लक्ष्य वो दिया है 400 पार सीटों का। क्या मुश्किल हो गई या इतनी आसानी होगी जो विपक्ष के तमाम जो आरोप हैं बिल्कुल निराधार साबित हो जाएंगे? देखिए दीपशिखा जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो एक इतनी सुंदर लाइन बता रहा हूँ, अवसर चूक अब का पछतानी, का बरसा जब कृषि सुखानी। हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के बात तो अच्छी अच्छी करते हैं, करनी चाहिए बात चैनलों पर, लेकिन कर्म तो अच्छे नहीं किए ना। 4-4 बार इसी प्रदेश की जनता ने इनको चीना, 13 चीनी मिले बेच देते हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे करा देते हैं, किसानों पर गोलियां चला देते हैं। मुझे लगता है कि जब आप अपहरण, हत्या, दुष्कर्म, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका साथ छोड़ दिया। और मैं तो स्वागत करता हूं आरएलडी का, हमारे पास आया,
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवाद की, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा राष्ट्रवाद की। भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि देने का कार्य कर रही है। चौधरी चरण सिंह साहब भी चाहते थे कि किसानों का सम्मान बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि किया जा रहा है, गन्ने मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। मुझे लग रहा है चौधरी चरण सिंह साहब यही चाहते थे। और चौधरी अजीत सिंह साहब ने तो कहा भाई समाजवादी पार्टी अब धूर्त पार्टी हो गई है, जहां देखो सपा का झंडा समझो वो है गुंडा। क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के बाद स्वर्गीय अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुलायम सिंह जी धोखा देकर और मुख्यमंत्री बन गए। भाई सभी जाट लोग और सभी लोग इंतजार करते रह गए कि कैसे हमको सम्मान मिले। और रही बात मान की बात कर रहे थे, हमारे तो आरएलडी के मित्र बड़े भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो जानते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार यूपीए 2 में समर्थन देती रही। एक बार भी कांग्रेस से उन्होंने नहीं कहा कि चौधरी साहब को ये सम्मान दिया जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता ये भली बात जानती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सबको छलने का कार्य की है और सिर्फ पीडीए का विकास की है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक परिवार के 28 लोग विधायक से लेकर मंत्री तक हो जाते हैं, वही उनके लिए जाति होती है, वही उनके लिए धर्म होता है, वही उनके लिए विकास होता है। दीपशिखा जी, एक कदम इससे भी आगे बढ़ के कहूंगा, देखिए जब आप कहते हैं कि हमने मुसलमानों का बहुत हित किया, अल्प हित किया, हम सर्वहित की बात करते हैं, ये अल्प हित की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है कि आरएलडी को सर आंखों पे लगाने का हम काम करते हैं, हम मान सम्मान देने का कार्य करते हैं। 2014 में देखी होंगी केंद्र में दीपशिखा जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, तो भी हम अपने सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाते हैं। यही 2017 2022 चलिए जवाब ले लेते हैं रोहित अग्रवाल जी से। इस समय हमारे साथ बने हुए रोहित अग्रवाल जी, आप लोगों की पार्टी के बड़े नेताओं ने किसानों के लिए जो काम किया, आज हर पार्टी ये गिनाने में लगी है कि उनका सम्मान उनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा किया है। लेकिन जिस तरीके से आरएलडी पर अब एक निशाना जो है विपक्ष की ओर से साधा जा रहा है, वो निशाना है ये कि जो आरएलडी है उसने जो उसकी मुख्य विचारधारा थी उससे हटकर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आने का काम किया है और किसान विरोधी बीजेपी को बता रहा है विपक्ष। जब जब आप मैदान में जाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, विपक्ष ये सवाल पूछेगा, इस सवाल का जवाब और जनता के सवालों का जवाब किस प्रकार आप दीजिएगा? दीपशिखा जी, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा है किसान हित, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा है युवा हित, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा है चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा। जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके करोड़ों किसानों का सम्मान किया है, करोड़ों चौधरी साहब के अनुयायियों का सम्मान किया है, वो दिखाता है कि राष्ट्रीय लोकदल सही रास्ते पे चल रहा है एनडीए के साथ सम्मिलित होके। ये समाजवादी पार्टी वाले किस मुंह से भाजपा के सांसदों की टिकट गिनवाने की बात कर रहे हैं? किस मुंह से कर रहे हैं ये बताएं। ये वही है ना जो अफजाल अंसारी को जिन्होंने टिकट दिया है। कौन है अफजाल अंसारी? संत है? कहाँ का संत है? जिसने किसानों को काटा, जिसने व्यापारियों को काटा, जिसने हर वो अपराध किया है जिसको आप सोच के रूह कांप जाए, उस अफजाल अंसारी को इन्होंने, जो कन्विक्टेड हुआ, जिसकी सांसदी गई कन्विक्टेड होने के कारण, उसके बाद उसको पुनः टिकट दे दिया। और ये बात करते हैं साहब कि भाजपा ने किसको टिकट दे दिया, राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ चला गया। ये कह रहे हैं 2 बड़ा कि 7 बड़ा। अरे मित्र, सम्मान की 2 रोटी हमेशा बेहतर होती है अपमान की 7 रोटियों से। तो 2 ही बेहतर है हमारे लिए आपके अपमान के 7 के नंबर से। तो इसलिए कृपया करके हम पे आरोप मत लगाइए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए किस तरीके से अपराधियों का संरक्षण आप करते हैं, किस तरीके से गुंडों का संरक्षण आप करते हैं, किस तरीके से किसानों के हत्यारों का संरक्षण आप करते हैं, किस तरीके से। चलिए तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर ले लेते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी से। आपने उनको कुचलने का काम किया, इसके अलावा आपने भुवन जोशी जी, तमाम सवाल जो रोहित जी की ओर से पूछे गए, इन सवालों का आप जवाब दे दीजिए। और इसी के साथ ये सवाल वो साफ तौर पर कर रहे हैं कि दूसरों के चरित्र पर आप बोलिए, लेकिन उससे पहले अपने चरित्र को भी देखिए। ये सवाल है रोहित अग्रवाल जी का। देखिए, अभी रोहित अग्रवाल जी की बात कर पा रहा था, वो अफजाल अंसारी जी पे प्रश्न कर रहे थे। मैं अफजाल अंसारी जी, अफजाल अंसारी की आरती उतारो थाली लेके। जी, अपराधी अब जी हो गया। अरे भाई साहब, जी हो गया जी। अफजाल अंसारी जी, एक बार जवाब अपराधी है, अपराधी। वो जी नहीं है। किस तरीके के, अरे तुम तो किस तरीके की बहस में पढ़ते हो भुवन जोशी, हमें सब पता है ना। पहली बार आपके साथ हम चैनल पे नहीं बैठे हैं। आप किस तरीके की बहस में पढ़ते हैं हमें सब पता है।
अब दाल अंसारी चलिए रोहित अग्रवाल जी एक बार जवाब ले लेते हैं, समय कम है भुवन जोशी जी से। जी, जो सवाल रोहित अग्रवाल जी की ओर से पूछा गया है वो साफ सीधा ये है कि दूसरों के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले सबसे पहले अपने चरित्र में भी जरा झांक लीजिए। ये सीधा स्पष्ट सवाल साफ शब्दों में आपके सामने। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ अजय टोनी के साथ जाके कितने हर्षित है, प्रफुल्लित है, क्योंकि देश को मिसाल देने का काम करा। अब आतंकवादी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्रिमिनल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गृह राज्य मंत्री का बेटा थार लेकर निकल जाता है और किसानों को हत्या कर देती है। और आपको बधाई हो, आप ऐसे लोगों के साथ दिए। किसानों के बीच में अभी आपने वोट मांगने का काम करना है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको बधाई हो, जब आप उनके साथ गए जहां पर छात्र आंदोलित है, जिनकी परीक्षाएं लीक हुई है। आपको पता है कन्नौज में लड़के ने आत्महत्या करने का काम करा। क्या कौन सी परीक्षा हो गई चरितार्थ भाई साहब? आपके 2012 से 17 के कार्यकाल में कौन सी परीक्षा चरितार्थ हो गई, ये भी तो बताइए। आपके यहाँ कितनी परीक्षा लीक हुई थी, जरा ये भी तो बताइए। एक लिस्ट चाचा के यहाँ से आती थी, एक लिस्ट भैया जी के यहाँ से आती थी, उसकी भर्ती होने की लिस्ट आती थी। कितने कितने झोले जाते थे उस लिस्ट के पीछे, और उस लिस्ट में किस तरीके से धांधली होती थी कि किसी से छुपा हुआ है। अधिकारी परेशान रहता था भैया जी की लिस्ट को अप्लाई करें कि चाचा जी की लिस्ट को अप्लाई करें, और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। भाई साहब 12 से लेकर 17 तक कितने पर्चे लीक हुए, पर्चा छोड़िए कितनी भर्तियां की, तो आपको पता ही नहीं होगा। पता कहाँ होगा आपको भुवन जोशी जी, आप तो गिनते थे ना, मशीन गिनने का काम जो यहाँ पर करते थे। तमाम चीजें कह रहे हैं और बीजेपी की ओर से भी जो तमाम चीजें अपनी रखी गई हैं, उन तमाम चीजों से हम ये देखने को यहाँ पर जनता को मिला है कि किसानों को लेकर हर पार्टी इस समय बात कर रही है। आरएलडी के जो बड़े नेता रहे हैं, किसानों के हित में काम किया है, आज सभी उनकी तारीफ भी तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ किसने उनका कितना आदर सम्मान किया ये जरूर वक्ती तौर पर बताते हैं। आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। लेकिन लोकसभा का ये चुनाव बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो 2024 है वो आने वाले जो साल हैं उनकी भी एक गाथा लिखेगा। जैसा कि बीजेपी कहती है कि आने वाले समय में भारत को एक अमृत काल की ओर लेकर जाएगा, तो उसी के लिहाज से 2024 का ये जो चुनाव है वो इसलिए खास हो जाता है। कुछ नई चीजें भी हैं, विपक्षी एकता जो हमें 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, जो सूचकांक में उस समय शून्य दिखाई देते थे, आज वो भी दिखाई दे रही है, भले ही लड़खड़ाते ही। दूसरी तरफ बीजेपी का जो नारा है वो 2014 से 2019 से भी बेहद बड़ा हो चुका है। अब ऐसे में क्या तस्वीर बन पाती है ये तो साफ हो पाएगी लोकसभा चुनावों में। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।